हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा बीएफए फोर्थ ईयर, कोड 402 मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट जैक्स लिप्टिस जी के बारे में बात कर रहे थे। जो स्कल्पचर है ये उनका फ़ोटो है। तो लाइफ एंड कैरियर पर हमारा चल रहा था टॉपिक, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेक्स लिप्टिज का जन्म लिटवॉक परिवार में चैम जैकब लिप्टिज के रूप में हुआ था, जो दुस्किंगाई लिथुआनिया में एक निर्माण ठेकेदार के बेटे थे। ये जगह का नाम है। फिर रूसी समाज के भीतर थे। उन्होंने विनियस ग्रामर स्कूल और विनियस आर्ट स्कूल में अध्ययन किया। अपने पिता के प्रभाव में उन्होंने 1906 से 1909 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इसके तुरंत बाद अपनी मां के समर्थन से वे कॉलेज डेज बी आर्ट्स और एकेडमी जूलियन में अध्ययन करने के लिए पेरिस चले गए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे बात करते हैं। यह वहाँ था मोंट मार्टे और मोंट नार्से के कलात्मक समुदायों में वह कलाकारों के एक समूह में शामिल हो गया, जिसमें जुआन ग्रिस और पाब्लो पिकासो शामिल थे। मतलब ये जो कलाकारों के समूह में शामिल हुए थे, जिसमें जुआन ग्रिस और पाब्लो पिकासो शामिल थे। साथ ही जहां उनके दोस्त एमिडियो मोदिग्लियानी ने जैक्स और बर्थे लिप्टिज को चित्रित किया था, जल्द ही क्यूबिस्ट मूर्तिकला बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने मतलब जल्द ही अपना मूर्तिकला, क्यूबिस्ट जो मूर्तिकला है वो इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। 1912 में उन्होंने सैलून डे ला सोसाइटी नेशनल डेस बीक्स आर्ट्स और सैलून डी ऑटोमाने में 1920 में पेरिस में लियोन्स रोसेनबर्ग के गैलरी एल एफोर्ट मॉडर्न में आयोजित अपने पहले एकल शो के साथ प्रदर्शन किया, जो हमने पिछले पीपीटी में भी ये पढ़ा था। 1922 में उन्हें बॉन्स फाउंडेशन द्वारा कमीशन किया गया था मेरियन पेंसिल्वेनिया मिस्सात बेस रिलीफ और 2 मूर्तियों को निष्पादित करने के लिए। अपने चरम पर कलात्मक नवाचार के साथ 1920 के दशक में उन्होंने अमूर्त रूपों के साथ प्रयोग किया। मतलब जब ये अपने चरम पर थे तो इन्होंने कलात्मक नवाचार के साथ 1920 के दशक में अमूर्त रूपों के साथ इन्होंने प्रयोग किया था, जिसे उन्होंने पारदर्शी मूर्तियाँ कहा। मतलब जो इन्होंने अमूर्त रूपों के साथ प्रयोग किया था, इसको इन्होंने पारदर्शी मूर्तियाँ कहा था। बाद में उन्होंने एक अधिक गतिशील शैली विकसित की, जिसे उन्होंने आंकड़ों और जानवरों की कांस्य रचनाओं पर प्रभाव के साथ लागू किया। मतलब जब अपने ये चरम पर थे तब इन्होंने कलात्मक नवाचार के साथ 1920 के दशक में इन्होंने अमूर्त रूपों के साथ प्रयोग किया था, जिसे उन्होंने पारदर्शी मूर्तियाँ कहा। बाद में उन्होंने एक अधिक गतिशील शैली भी विकसित की, जिसे उन्होंने आंकड़ों और जानवरों की कांस्य रचनाओं पर प्रभाव के साथ लागू किया था। यानी जो इनकी जानवरों की जो कांस्य रचना थी उसके साथ इन्होंने लागू किया था। 1924 से 25 में लिप्टिज प्राकृतिककरण के माध्यम से एक फ्रांसीसी नागरिक बन गए। ठीक है, 1924 से 25 में जो लिप्टिज जी हैं ये प्राकृतिककरण के माध्यम से एक फ्रांसीसी नागरिक बन गए थे और बर्थे की टोरसर से शादी कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के जर्मन कब्जे और नाजी मृत्यु शिविरों में यहूदियों के निवासन के साथ लिप्टिज को फ्रांस से भागना पड़ा। वहाँ अंततः हेस्टिंग्स ऑन हेडसन न्यूयॉर्क में बन गए। तो जब इनकी शादी हो गई थी बर्थे की टोरसर के साथ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दूसरा। उसके बाद फ्रांस के जर्मन कब्जे और नाजी मृत्यु शिविरों में यहूदियों के निवासन के साथ ये वहाँ से भाग गए थे लिप्टिज जी, और अंततः ये न्यूयॉर्क में आके बस गए थे। वह 250 मूर्तियों में से एक थे जिन्होंने 1949 की गर्मियों में कला के फिलाडेल्फिया संग्रहालय में आयोजित तीसरी मूर्तिकला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया है ना। 1949 की गर्मियों में कला के फिलाडेल्फिया संग्रहालय में ये आयोजित तीसरी मूर्तिकला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शन किया था। उन्हें उन मूर्तिकारों में से 70 मूर्तिकारों में से एक के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो प्रदर्शनी में ली गई थी। 1954 में एक लिप्टिज ने
न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय से मिनियापोलिस में वॉकर कला केंद्र और कला के क्लीवलैंड संग्रहालय तक यात्रा की। ठीक है, तो ये इनको जो मूर्तिकार थे उसमें 70 मूर्तियों में से इनको रूप में प्रकाशित किया गया था जो प्रदर्शन में ली गई थी। फिर 1954 में लिप्टिस न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय से मिनियापोलिस में वॉकर कला केंद्र और कला के क्लीवलैंड संग्रहालय तक इन्होंने यात्रा की। 1959 में न्यूयॉर्क में फाइन आर्ट्स एसोसिएट में उनके छोटे कांस्यों की श्रृंखला टू द लिमिट ऑफ द पॉसिबल को दिखाया गया ना। 1959 की बात है ये। न्यूयॉर्क में फाइन आर्ट्स एसोसिएट है जो, वहाँ पे इनके छोटे कांस्यों की श्रृंखला टू द लिमिट ऑफ द पॉसिबल इसको दिखाया गया था। अपने बाद के वर्षों में लिप्टिस अपने यहूदी धर्म में अधिक शामिल हो गए। मतलब इनके जो बाद के वर्ष थे तो ये यहूदी धर्म में ज़्यादा शामिल हो गए थे। यहाँ तक कि 1970 में एक साक्षात्कार में खुद को धार्मिक यहूदी के रूप में संदर्भित किया। मतलब 1970 में इन्होंने एक साक्षात्कार के रूप में खुद को धार्मिक यहूदी के रूप में भी संदर्भित किया। 1963 से शुरू होकर वे प्रत्येक वर्ष के कई महीनों के लिए यूरोप लौट आए और इटली के पिएटा सांता में काम किया। उन्होंने साथ ही मूर्तिकार फियोर डी हेनरिकेज के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। ये इनके साथी थे, मूर्तिकार थे ये। 1972 में उनकी आत्मकथा एच हावर्ड अनासन के सह लेखक न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में उनकी मूर्तिकला की प्रदर्शनी के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। 1972 में इनकी जो आत्मकथा थी एच हावर्ड अनासन के सहलेखक और न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में इनकी मूर्तिकला की प्रदर्शनी के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है सेलेक्टेड वर्क। ये इनका सेलेक्टेड वर्क है। सेलर विद गिटार, ये 1917 का है। ड्राइंग ऑफ ए स्कल्पचर 1960, बाथर 1960 से 70, वुमेन विद बुक 1980, बाथर ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज वाल में बना हुआ है 1923 से 25, रिक्लाइन न्यूड विद गिटार, ये 1923 का है। प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिज्म, मतलब ये प्राइम एग्जाम्पल है क्यूबिज्म का। डांसर विद वैली, ये 1928 का है। डांसर ये 1929 का है। और द सॉन्ग ऑफ द वॉल्व्स, ये 1931 का है। ये कास्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर में है। मोस्टली इनके स्कल्पचर ही हैं ये, जो कास्ट सब अलग अलग उसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है बुल एंड कॉन्दर 1932, बस्ट ऑफ ए वुमेन 1932, डेविड एंड गोलियथ 1933, एम्ब्रेसिंग फिगर्स 1941, प्रोमेथियस स्ट्रेंगलिंग द कल्चर, ये 1944 है। रेस्क्यू सेकेंड 1947 है। मदर एंड चाइल्ड 1949। तो ये सब नाम है इनके जो सिलेक्टेड वर्क हैं उसका। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेथ एंड लेगेसी। जैक्स लिप्टिज का कैप्री इटली में निधन हो गया। रब्बी गैशॉन गेंडल गार्लिक सहित एक दल उनके शरीर के साथ दफनाने के लिए यरूशलेम के लिए उड़ान भरी। मतलब इनका जो निधन हुआ था वो इटली में हुआ था। उनका टस्कन विला बोजियो इटली में चबाद लुबाविज को दान कर दिया गया था। जो इनका टस्कन विला था तो वो लुबाविज को दान कर दिया गया था। और वर्तमान में इसके परिसर में एक वार्षिक यहूदी ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करता है। मतलब वर्तमान में जो इनके परिसर में एक वार्षिक यहूदी ग्रीष्मकालीन शिविर है वो आयोजित करता है। ये लास्ट टॉपिक है इसका गैलरी। इसमें इनकी पेंटिंग्स हैं। ये सारे स्कल्पचर हैं। इसमें ये है द गिटार प्लेयर ने 1980 का है। ये 1990 का है पैरट। ठीक है, ये सब इनके स्कल्पचर हैं। ये भी स्कल्पचर है। ये 1918 का है। ये 1914 का है। 1940 1980 इंस्ट्रूमेंट दे म्यूजिक स्टिल लाइफ में आता है। ये बेस रिलीफ है स्टोन का। ये एक्रोबैट ऑन हॉर्स बैक तो नाम है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। क्लियर इमेजेस हैं ये सब।
हार्कलिन विद क्लेरनेट, ये 1920 का है, और ये भी 1990 से 20 का है। दोनों सेम टॉपिक है, ये अलग अलग उसमें बने हुए हैं पर ये दोनों एक ही टाइम पे बने हुए थे। द स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, ये 1960 का है। बर्थ ऑफ द म्यूसिस, ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है, ये 1944 से 1950 तक का बना हुआ है। ठीक है, ये 1920 का है, मैन विद गिटार, और ये पोर्ट्रेट ऑफ जीन, ये 1920 का है, ये भी 1920 का है। ये मैन विद गिटार है, ये पोर्ट्रेट है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ब्रॉन्ज स्कल्पचर बाय लिप्टिस, डेडिकेटेड 1976। ठीक है, ये मदर एंड चाइल्ड है, ये 1930 का है। तो ये सारे आप नेट पे भी देख सकते हैं। इनकी अगर पूरी डिटेल देखनी है आपके तो नेट पे अवेलेबल है, आप इन पे पेंटिंग्स पे क्लिक करके इनकी पूरी डिटेल मेंशन रहती है उसमें। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको दिखा दी है जो इनके ज़रूरी सारी इम्पोर्टेंट थे। और आपका ये आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है आज, लिप्टिस। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे जूम पे डिस्कस करते हैं।